चलिए, आइए बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक ही क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे और चैप्टर का नाम है जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मैं आपको एक एक डेटा बोलूंगा, ऐसा नहीं होने वाला कि हम चीज़ों को ओवरलुक करेंगे, लेकिन बस डेटा की स्पीड होगी बस। ठीक है, तो पहले पूरा चैप्टर सुनिएगा और फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, तो आइए चैप्टर का नाम लिखते हैं, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ। बच्चे ये आपके एग्जाम में आपको 10 मार्क्स का दिख सकता है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आपके पास फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन को देख के अगर आप पहले सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, कौन सी क्लास में बताओ? 11th क्लास। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन कराने का एक यूनिक तरीका जो मैं अडॉप्ट करूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई रेक्टिफिकेशन एरर क्या होता है कि बेसिकली आपको ना मिस्टेक्स दी होती हैं और क्या मैं कह सकता हूँ उन मिस्टेक्स को हमें रेक्टिफाई करना होता है। लेकिन मैं इस पूरे चैप्टर को दो चीजों में ब्रेक कर दूं। मैं ये बोलूंगा भाई कि पहले ना आप लोकेशन ढूंढिए, दैट इज लोकेशन ऑफ। क्योंकि आप समझो, मेरा इस चैप्टर में इंटेंशन ये रहेगा आपको लोकेशन दिखाना, क्योंकि अगर लोकेशन दिख गई ना आपको तो रेक्टिफाई आप अपने आप कर लेंगे बिलीव। तो एक तो जब भी हम कोई भी पॉइंट पढ़ेंगे, आपको याद होगा ऐसे कोई पॉइंट्स लिखे होते थे तो हमें समझना पड़ता था कहाँ मिस्टेक। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि पहले मैं क्या आइडेंटिफाई करूंगा, लोकेशन, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, आई विल रेक्टिफाई दी। एंड मैं आपको प्रिसाइसली अगर बोलूं तो देयर कैन बी ओनली टू लोकेशंस। मतलब जब आप पॉइंट पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा या तो लोकेशन ये हो सकती है या तो लोकेशन ये हो सकती है, और वो दो लोकेशंस है, या तो गलती जर्नल एंट्री में हो गई है या फिर गलती लेजर में। सर ट्रायल में, बेटे ट्रायल में गलती इसलिए हुई होती है क्योंकि जर्नल एंट्री या लेजर में मिस्टेक है। तो जो रूट है, जब आप कोई भी पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको ये डेफिनेटली आपको दिमाग में रखना है, या तो जर्नल एंट्री में गलती हो सकती है या फिर लेजर। और मैं आपको एक चीज जर्नल एंट्री के अंदर ही बोलना चाहता हूँ कि जब आप पॉइंट पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा ओहो मुझे समझ आ गया ये गलती है, पर वो गलती वैसी नहीं होगी। यानी कि मैं यहीं पे कुछ लिख रहा हूँ दैट फॉलोइंग एरर्स आर नॉट पॉसिबल। यानी कि अब मैं नीचे, और ये जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, हो सकता है आप रीड करके आप ये असेस करो कि अरे भाई ये गलती है, पर वो गलती नहीं होगी। जैसे कि जैसे सपोज करो कैश सेल है, मान लो मैंने 10 रुपए की कोई चीज बेची, तो हम जर्नल एंट्री क्या डालते हैं, कैश सेल की 10 रुपए, कैश टू सेल्स। तो क्या ऐसी गलती हो सकती है, कैश 10 टू सेल्स 100, क्या ये गलती हो सकती है? नहीं हो सकती। सर ऐसी सर से कभी कभी हो जाती है, हाँ, हो जाती होगी आपसे। लेकिन आप ये ज्यूम करके चलेंगे कि सॉफ्टवेयर पे जर्नल एंट्री डल रही है जस्ट फॉर दिस पर्पस, और सॉफ्टवेयर क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है तो कभी लेगा ही नहीं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये एरर नॉट पॉसिबल है। इससे पहले मैं चीजें शुरू करूं, आपको ये पता होना चाहिए ये गलती हो ही नहीं सकती। और कभी कभी क्या होता है सर कि ना हमें ना, मतलब जैसे हमने कैश तो डेबिट कर दिया लेकिन हमने क्रेडिट कुछ भी नहीं करा और हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, क्या ये हो सकता है? आंसर इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, ये रूल है। तो क्या इन दोनों केसेस में डेबिट और क्रेडिट बराबर है? नहीं। सिंस डेबिट इन केस ऑफ जर्नल एंट्री डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, ये गलती होगी नहीं। ये बात आप ध्यान रखिए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, गुड। सर कैसे करना है सर काम को? आओ बेटे एक बार फिर ऐसे नोट्स बनते जाएंगे, पहले वो नोट्स बनाइए। बन गया तक? चलिए अब आप समझिए
आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो 3 स्टेजेस पे आ सकता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। और जब आपको एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखेंगे, तो आप ये समझिए कि आपको सबसे पहले जज ये करना है कि क्वेश्चन स्टेज 1 का है, 2 का है या 3 का है। क्या आप मुझे बता सकते हैं स्टेज 1 कौन सा था? एग्जैक्टली, कहने से बिफोर ट्रायल बैलेंस। और बिफोर ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है जर्नल एंट्री या फिर लेजर। और इसका मतलब क्या है सर, ये भी मैं बता दूंगा आपको। ये स्टेज 1। स्टेज 2 यानी कि मैं यहाँ पे, आप ऊपर टॉप पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस लिख दिया, यानी कि ट्रायल बैलेंस से बना। तो स्टेज 2 क्या हो गया बच्चे? दैट इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस। और तीसरा क्या होता है, जब आपने यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना दिया, तो ये वाला क्या हो जाता है बच्चे? आफ्टर क्लोजिंग, यानी कि आफ्टर ट्रेडिंग एंड, तो अभी कह सकते हो आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर क्लोजिंग। तो स्टेज 2 में भी क्लोजिंग नहीं हुई। क्लोजिंग कहाँ हुई? ये जो डॉटेड लाइंस है, क्लोजिंग इस पे हुई। और उससे अगली स्टेज क्या आ जाती है? आफ्टर क्लोजिंग। ठीक है बच्चे, तो आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा कि मेरा क्वेश्चन स्टेज 1 है, स्टेज 2 है या स्टेज 3। स्टेज अगर 1 हुआ, और अगर जो एरर है, अगर वो वन साइडेड एरर है, सर ये क्या होता है बेटे, मैंने कुछ नहीं समझा अभी आपको, आप लिख लीजिए। अगर ये वन साइडेड एरर है, तो मैं इसको ठीक कैसे करता था? टू एरर या फिर बाय, क्योंकि एक ही लेजर में मिस्टेक होती। वन साइडेड का मतलब होता है किसी एक अकाउंट में, किसी एक लेजर में मिस्टेक। ठीक है, और अगर आपकी मिस्टेक टू साइडेड होगी, तो क्या हो जाएगा बच्चे? बहुत इजी। भाई टू साइडेड है मतलब एक डेबिट भी खराब है और एक क्रेडिट भी खराब है। भाई आप जर्नल एंट्री कर दो ना। जैसे सपोज करो कैश सेल की एंट्री ही नहीं डली, तो टू साइडेड एरर हुआ ना, तो एंट्री डाल दो। एनीवेज, क्लियर है यहाँ तक? अब होता क्या था कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो आपको इतना पता होगा, क्योंकि मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ आपका बेसिक नॉलेज है। ठीक है, आप ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो आप डेबिट और क्रेडिट मैच करते हैं। लेकिन अगर डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हुआ, तो किसका जन्म हो जाता है? सस्पेंस। सस्पेंस कभी भी फर्स्ट स्टेज में नहीं होता, क्योंकि सस्पेंस का जन्म ही तब होता है जब हम ट्रायल बनाते हैं और जब ट्रायल मैच ना। तो बेसिकली अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर ही नहीं आया, तो किस चीज का जन्म हो जाता है बच्चे? सर क्या करना है सस्पेंस का? छोड़ो ना बेटे, बस इतनी बार डेबिट और क्रेडिट मैच अगर बराबर नहीं होता तो सस्पेंस आ जाए। तो मैं स्टेज 2 पे लिख रहा हूं कि अगर तो वन साइडेड एरर है, तो मैं इसको ठीक कैसे करूंगा? टू सस्पेंस या फिर बाय सस्पेंस। सर ये कैसे हो रहा है? छोड़ो ना बेटे, सब डिटेल कर लेंगे डिस्कस, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और अगर गलती हुई टू साइडेड एरर की, तो कैसे ठीक करूं बताओ? जर्नल एंट्री। क्योंकि भाई सस्पेंस का मतलब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर जर्नल एंट्री ही नहीं डली, या आपने कैश टू सेल करो, ना ही कैश में डाला ना सेल्स में, पोस्ट ही नहीं करा दोनों में, तो दो लेजर में मिस्टेक है, तो एंट्री डाल के ठीक कर दो ना। बताइए, क्लियर है? लास्ट स्टेज है आफ्टर क्लोजिंग। तो यहाँ पर जो वन साइडेड एरर है, वो यहाँ पे टू सस्पेंस या फिर बाय सस्पेंस,
और जो टू साइडेड एरर होंगे वो जर्नल। बस इसमें खास बात क्या आती है अगर आपको ध्यान हो तो, एग्जैक्टली नॉमिन, जब आप रेक्टिफाई करेंगे तो नॉमिनल अकाउंट यानी कि रेंट, वेजेस, सेल्स, परचेज, इनके नाम ना लिख के कौन सा नाम लिखना होता था, P&L एडजस्ट। तो बेसिकली बस आप इसमें एक नोट यहाँ पे डाल देंगे कि नॉमिनल अकाउंट will be replaced with P&L adjustment जैसे रेंट। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, लिख लेते हैं चाहे हम, जो भी इनकम या फिर एक्सपेंस के। एंड मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्टेज वन। स्टेज वन इज दैट एरर आइडेंटिफाइड इन स्टेज वन। गलती आप कर रहे हो वो तो ऑब्वियस बात है, अगर आइडेंटिफाई तो स्टेज वन में ही हुई होगी। तो स्टेज वन क्या है, दैट फॉलोइंग एरर्स आर आइडेंटिफाइड। या आप कह सकते हैं स्टेज टू पे कैसे पता लगेगा, इफ यू आइडेंटिफाई, यानी कि एरर आइडेंटिफाइड इन स्टेज टू। और तीसरा एरर आइडेंटिफाइड इन स्टेज टू। मतलब आप मुझे बताइए, आज अगर मैं एक कंपनी का अकाउंट हैंडल कर रहा हूं और मुझे 6 साल पहले की गलती आज पता लगी, सिंपल है, थर्ड को समझ, 6 साल पहले कोई गलती हुई थी, आज पता लगी, कौन सा स्टेज, स्टेज 3 है। तो कौन सी चीज से मैटर कर रहा है, आइडेंटिफाई कर, हुई कब है, उससे क्या कर लूंगा, उसमें क्या कर लूंगा उसमें। अगर आज आइडेंटिफाई हुई है, मुझे पता लग रहा है भाई सारा क्लोजिंग हो चुका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक करी जाएगी, बिल्कुल करी जाएगी। लेकिन नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या नाम यूज करूंगा, बस P&L। कहिए सर, ऑल क्लियर टिल है। आइए, तो सर फिर हम लोग ने जब क्लास में करा था तो हमने देखे थे टाइप ऑफ एरर्स। एक बार बताओगे टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से थे। हाँ। मैंने इसको दो चीजों में तोड़ा था, एक था क्लेरिकल एरर्स और एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक है क्लेरिकल और एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लेरिकल एरर के अंदर था एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, और कौन सा था जी, कॉम्पेंसेटिंग। और अगर मैं एरर ऑफ ओमिशन की बात करूं तो इसके अंदर भी दो पार्ट्स थे, एक था कंप्लीट ओमिशन और एक था पार्शियल। मैंने भी आपको समझाया नहीं है, पर मैं जनरली अगर बोलूं कि मान लो सेल्स है, जनरल एंट्री है सेल्स, और मैंने एंट्री डाली नहीं, तो आपके साथ कंप्लीट ओमिशन है पार्शियल। जर्नल एंट्री मैंने रिमोट भेजा 500 रुपए का, कैश आ गया, सेल हो गई, पर मैंने अकाउंट में डाल दी, तो अगर ये कंप्लीट ओमिशन है तो आप समझिए इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो, ध्यान से सुनना, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकता, कंक्लूडिंग पॉइंट्स ही बोलूंगा। यानी कि ना तो आपने डेबिट फ्लो करा, फ्लो करने का मतलब सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं होता,
यानी कि वो लेजर में भी नहीं गया और वो ट्रायल में भी नहीं गया और ट्रायल से आगे भी नहीं गया, मतलब पूरी चेन ही मिस हो गई। यानी कि ना तो डेबिट फ्लो हुआ ना ही क्रेडिट फ्लो हुआ। आप मुझे बताइए क्या आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज नीदर डेबिट हैज फ्लोन नॉर क्रेडिट। वहीं अगर मैं आपको बोलूं मेरी एंट्री थी कैश टू सेल्स, मैंने जर्नल एंट्री डाली, जर्नल एंट्री के बाद लेजर में जाते, कैश के लेजर में क्या लिखूंगा, टू सेल्स, और सेल्स के लेजर में बाय कैश, कैश वाले में तो डाल दिया, सेल्स वाले में भूल गया। तो क्योंकि कैश वाले में डाला तो कैश का लेजर भी बंद हुआ होगा, ट्रायल में भी चला गया होगा और बैलेंस शीट में भी चला गया होगा, लेकिन क्या वहीं सेल्स गया होगा ट्रायल के अंदर? वो ना ट्रायल में गया होगा ना ट्रेडिंग में गया होगा। आप मुझे बताइए कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन? पार्शियल। बाय, बिकॉज इन दिस एग्जांपल आपने देखा होगा मैंने डेबिट तो फ्लो कर दिया, कैश वाला तो फ्लो कर दिया, लेकिन क्या मैंने क्रेडिट को फ्लो करा? नहीं। तो इट इज अ केस ऑफ पार्शियल ओमिशन। और क्या आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा? बस मुझे इतना बताइएगा अगर आपको समझ आ गया तो। सर जी जर्नल एंट्री है कैश टू सेल्स, मैंने जर्नल एंट्री डाली, जर्नल एंट्री डाली, ना कैश के लेजर में डाला ना सेल्स के लेजर में, कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि थोड़ा सा काम करा है पूरा करा है, ये नहीं चल रहा है। डेबिट एंड तक फ्लो हुआ है और क्रेडिट एंड तक फ्लो हुआ। अगर दोनों फ्लो हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डेबिट भी नहीं हुआ क्रेडिट भी नहीं हुआ तो कंप्लीट, सिर्फ डेबिट हो गया तो पार्शियल, और डेबिट ना हो गया क्रेडिट हो गया तो पार्शियल। मुझे बताइए कोई दिक्कत? गुड। तो बेसिकली ये बात आपको जनरली पता होनी चाहिए। एरर ऑफ कमीशन क्या होता था ये बताओगे कुछ एरर्स? एग्जैक्टली आप ये कह सकते हो रॉन्ग अकाउंट, कैश टू सेल्स था, बैंक के लेजर में डाल दिया, गलत अकाउंट ले लिया ना आपने। कैश टू सेल्स था, कैश टू सेल एंट्री तो डाली, कैश का लेजर भी लिया, पर सेल्स की जगह सेल्स रिटर्न में डाल दिया, सेल्स की जगह डिस्काउंट इनकम में डाल दिया, कोई भी अकाउंट क्रेडिट कर दिया, मैं कह रहा हूँ टू सैलरी कर दिया आपने, अकाउंट ही गलत ले लिया। तो आप ये कह सकते हैं रॉन्ग अकाउंट, या आप कह सकते हैं रॉन्ग अमाउंट, या आप कह सकते हैं रॉन्ग साइड। कैश टू सेल्स है तो कैश में तो टू सेल्स होना चाहिए था, मैंने बाय सेल कर दिया कैश में। फिर आप कह रहे थे रॉन्ग कास्टिंग यानी कि रॉन्ग टोटल। तो ये सारे के सारे फालतू के मिस्टेक्स हैं। आपने एंट्री डाली और लेजर के अंदर आप गलतियां कर रहे हो तो इसको एरर ऑफ कमीशन बोला जाता है। कहीं क्लियर है बच्चे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ कॉम्पेंसेटिंग। कॉम्पेंसेटिंग क्या होता है? व्हेन वन एरर offset the impact of another। जब एक एरर के इम्पैक्ट को ऑफसेट कर दे, यानी कि मैंने ये सारी बातें आपके साथ बहुत डिटेल करी हुई। मान लो कैश टू सेल है 100 रुपए, 100 रुपए कायदे से तो क्या हुआ, मैंने आपको 100 रुपए की सेल करी है, एंट्री क्या होनी चाहिए कैश टू सेल 100 रुपए, 100 रुपए, मैंने डाल दिया कैश टू सेल 10 रुपए, 10 रुपए। आप मुझे बता दीजिए मिस्टेक हो गई कि नहीं हो गई ना? एक तो मैंने कैश भी कम रिकॉर्ड कर दिया, कितने से, 90 से, सेल भी कम रिकॉर्ड। अब क्या हुआ, मैंने फिर दोबारा सेल करी, और अब की बार कितने की सेल थी, मान लो 100 की, 100 रुपए की सेल, मैंने आपको 100 रुपए का बेचा, तो कहते से तो 100 पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, गलती से 190 पे हो गया, 190। तो कैश टू सेल 190, 190 करा, आपने कितने से ज्यादा कैश रिकॉर्ड कर दिया, वही तो शॉर्टेज थी, गलती हो गई, तो वो वाली गलती अपने आप ठीक हो गई बाय रिकॉर्डिंग एक्सेस कैश। और सेल्स आपने कितने से ज्यादा कर दिया, 90 से, और वही तो जो 100 की थी 10 पे हुई थी, 90 आपने कम करा था, हो गया। तो जब एक एरर दूसरे एरर की गलती को ऑफसेट कर देता है तो उसे कॉम्पेंसेटिंग एरर। रिलेट हो रहा है आपको, याद आ रही है बात? आई, आगे देखिएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता था बच्चे?
एग्जैक्टली exactly. अगर आप किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो खर्चे जिससे एसेट बनता है, मतलब बैलेंस शीट में जाने वाले एसेट, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो मिस्टेक है भाई सर। मतलब ये वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एसी is debited to wages account। अब आप मुझे बताइए, अगर एसी इंस्टॉल हो रहा था, अगर एसी इंस्टॉल हो रहा था, आई मीन कितने रुपए की वेजेस, मान लो 500 रुपए की वेजेस, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री, एसी टू कैश, क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम का खर्चा एसी में ही जाना चाहिए, एसी टू, ये है करेक्ट एंट्री। और इनकरेक्ट एंट्री जो आपने पास कर दी है वो क्या हो गई है, वेजेस टू कैश। तो आप मुझे बताइए हाउ डू यू रेक्टिफाई। तो भाई रेक्टिफाई ऐसे करोगे ना, एसी डेबिट तो होना ही चाहिए, और वेजेस को क्यों कर दिया, वेजेस को आप कर दीजिए क्रेडिट, तो बेसिकली इस तरीके से आपका ये एरर ठीक हो। क्लियर है, ऐसा ही था ना। एंड वाइस वर्सा होता है, मैं यहाँ पे वाइस वर्सा लिख रहा हूँ, वाइस वर्सा मतलब रेवेन्यू को भी तो मैं गलती से कैपिटल मान सकता हूँ, क्यों बच्चे। मतलब सर, मतलब अभी बोल देता हूँ, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब मे भी कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जिसको आपने क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है, मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपके साथ प्रैक्टिकल बात करूँ, मैं काफ़ी डेटा भी आपको जो चार्ट बनवाता था, मैं हालांकि सब्सिडी को पर अब ये बेसिक सी चीज। देखो भाई, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन का सबसे पहला स्टेप होता है जर्नल एंट्री डालना, और अब मैं उसी बात पर आपको लेकर आ रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट वेदर यू नो द रेक्टिफिकेशन, इट्स अबाउट डू यू नो द लोकेशन ऑफ द। क्योंकि ये बात की आप गारंटी ले लो, अगर आपने लोकेशन निकाल ली ना तो रेक्टिफिकेशन की कोई जरूरत आपको पड़ेगी नहीं मेरे एंड से, आप कि मैं आपको समझाऊं रेक्टिफाई कैसे होगा। अगर तुमने लोकेशन पे पहुंच गए तो अपने आप समझ आ जाएगा। तो आइए लोकेशन समझते हैं, और उससे पहले एरर फ्री काम कैसे होता है। आप मुझे बताइए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जर्नल एंट्री। तो मान लो कैश टू सेल्स है बेटे, तो ये सबसे पहला स्टेप। व्हाट इज द सेकंड स्टेप, लेजर बनाने। तो एक लेजर बनेगा कैश का, और दूसरा कौन सा, सेल्स। तो कैश के इसमें क्या आ जाएगा, सेल्स बाय कैश। इसको बोला जाता है लेजर पोस्टिंग। अगला स्टेप क्या होता है, लेजर बैलेंसिंग। बैलेंस कर दूंगा इसको, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 100 रुपये। और इसको, हालांकि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, कैरेट डाउन वहाँ यूज होता है जो बैलेंस शीट की आइटम्स होती हैं, क्योंकि जैसे कैश है ना वो अगले साल ब्रॉट डाउन होता है, पर क्या सेल्स अगले साल ब्रॉट डाउन होता है, नहीं। तो कायदे से तो आप इसको ट्रेडिंग में भी भेज सकते, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन बढ़ा, डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाता है तो बाय डेप्रिसिएशन बंद कर देते। ऐसी सेल्स को कहाँ भेजना होता है बच्चे, टू ट्रेड। हालांकि अगर आप चाहो नहीं सर मैं अभी कैरेट डाउन कर लूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे बताइए लेजर बंद हो गए, और जब लेजर बंद हो गए तो अगला स्टेप क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के अंदर एक चीज होती है डेबिट, एक चीज होती है क्रेडिट। अब आप मुझे बताइए कैश कितने से दिखाऊंगा, 100 रुपये। आपको एक चीज बता देता हूँ, जिसका बैलेंस, आई एम सॉरी, बैलेंस ऐसे ही याद करने को बता रहा था, क्या वो लेजर हो, ये साइड डेबिट होती है क्रेडिट होती है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। आप मुझे बताइए इसका बैलेंस किधर है, कौन सी साइड पे, क्रेडिट। तो वो ट्रायल में कौन सी तरफ आता है, डेबिट। और जिसका बैलेंस डेबिट साइड पर आता है वो किधर जाता है, क्रेडिट। ठीक है जी, याद करने का तरीका।
तो आप सेल्स को कहाँ दिखा देंगे, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। और इसके बाद आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं ट्रेडिंग भी मैच कर दूंगा और बैलेंस शीट भी मैच। ट्रेडिंग में सेल्स दिखा दूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा और एसेट साइड पे आपका कैश आ जाएगा, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। मुझे बता दीजिए क्या मैंने कोई गलती करी? कोई गलती। अब अगर मैं आपको बोलूं कि गलती ये हुई है, क्वेश्चन बोलता है वन एंट्री ऑफ कैश सेल्स वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिकॉर्ड ही नहीं कर। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जर्नल। और अगर लोकेशन जर्नल है मतलब जब मैंने एंट्री नहीं डाली तो एंट्री डाल देना भाई। और एंट्री क्या डालूंगा, कैश टू सेल्स, और जैसे ही डालूंगा लेजर अपडेट कर दूंगा, हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आप समझिए, मैंने जर्नल एंट्री तो डाली, जैसे लैंग्वेज क्या लिखी थी, कैश सेल्स वाज नॉट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर से बोलता हूँ, कैश सेल्स ऑफ ₹100, तो आपके दिमाग कैश टू सेल्स, और आगे लिखा हुआ है वाज नॉट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इसका मतलब क्या ये है कि ओहो डेबिट नहीं करा है, सेल्स क्रेडिट करा है, ये नहीं है मतलब, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तो बराबर होना चाहिए। मैंने आपको लिखवाया था जर्नल एंट्री में, ये देख लो। जर्नल एंट्री कभी ऐसी हो ही नहीं सकती कि आप ये सोचो कि सर जर्नल एंट्री ऐसी नहीं हो सकती कि आप बोलो कैश को डेबिट कर दो। नहीं, इसका मतलब ये है कि उसने एंट्री तो सही डाली है, लेकिन उसने जब लेजर बनाया ना तो कौन से लेजर में कुछ नहीं डाला कैश, उसने डेबिट नहीं करा। और क्योंकि उसने डेबिट नहीं करा तो ट्रायल में नहीं गया। पर क्या सेल्स उसने ठीक करा हुआ है? हाँ, तो कुछ नहीं बोला तो ठीक करा हुआ। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द लोकेशन। लोकेशन पकड़ना, और अगर आपने लोकेशन पकड़ लिया, ध्यान से सुनिएगा, तो आप मुझे बताइए, मुझे क्वेश्चन शुरू करने से पहले मुझे स्टेज तो पता ही होनी चाहिए। तो अभी के लिए मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मैं स्टेज 1 पे, तो मैं किधर को लिखूं, मतलब क्या लिखूं मैं यहाँ लिख दूंगा टू सस्पेंस। नहीं, सस्पेंस तब होता है जब मैं स्टेज 2 में होता कि ट्रायल बन गया है, सस्पेंस है, नहीं, हम स्टेज 1 पे। और मैं क्या लिख दूंगा, टू एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग या जो भी कहानी, मतलब वो भी देखेंगे। और कितने रुपए से आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, और जैसे ये 100 आएगा तो ये बैलेंसिंग 100 हो जाएगी और ऑटोमेटिकली यहाँ पर 100। आप मुझे बताइए कि क्या इस चीज के अंदर मुझे लोकेशन जाननी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी। और अगर वो ये कहता कैश सेल्स ऑफ ₹100 was posted to cash account as 1000, oh my god, मतलब वो ये कहता कि posted to cash account as 1000, और क्योंकि ये ₹1000 तो मेरे ट्रायल में भी तो 1000 चला गया। तो आप मुझे बताओ, और सर सेल्स में तो कुछ बोला नहीं, और आप लैंग्वेज पे फोकस करिए। मैंने क्या बोला, पोस्टेड। पोस्टेड में तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आप पोस्टिंग में तो कंफर्म्ड हो गया कि मिस्टेक किस में है, लेजर में, क्योंकि लेजर पोस्टिंग। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द लोकेशन, कहने से कौन सा लेजर लोकेशन है, ये कैसे टिक करूं इसको? 1000 से डेबिट कर दिया, अरे बाय एरर कर दूंगा ₹900। आप बोलेंगे सर 1000 कोई काट के वो कर दो, ऐसे थोड़ा ना होता है बेटे। जो चेकिंग करने वाला बंदा है वो दूसरा है। आप अकाउंटेंट हो, आपने जो लिखना था लिख दिया, अब मैं आके चेकिंग कर रहा हूँ और मैंने गलतियां निकाली, तो मैं आपको बचाऊंगा थोड़ा ना। मैं तो दूसरे कलर्ड पेंसिल या पेन से मैं तो अलग से दिखाऊंगा, मालिक को दिखाऊंगा गलतियां मैंने निकाली। तो ये थोड़ा ना होगा कि ओवरराइट थोड़ा कर दूंगा कि इसको 0 को हटा देता हूँ, कुछ ना। ये आइडियोलॉजी लेके चलिए, यू आर मेकिंग द अकाउंट्स एंड चेकिंग द। और मेरी कोशिश ये है, मैं तो गलतियां नहीं, मालिक को दिखाऊंगा ना, मैंने गलतियां निकाली। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? तो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा था सो दैट यू गेट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन।
अगर आपको लोकेशन ही समझ नहीं आएगी तो आप भूल जाइए इस सब, आप पकड़ ही नहीं पाओगे। अब जैसे एक छोटी सी चीज, मैंने एंट्री डाली, बहुत अच्छी बात है एंट्री डाली आपने से, और मैंने कैश को डेबिट करने के बजाय वेजेस को डेबिट कर दिया। मैं कहना चाह रहा हूँ एंट्री तो सही डाली मैंने, तो लेजर कौन सा पकड़ना चाहिए था, क्या वेजेस पकड़े, और सेल्स में कोई दिक्कत नहीं, सेल्स में कोई दिक्कत, तो वेजेस में मैंने क्या लिख दिया, टू सेल्स। नाउ टेल मी, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा होगा? यस सर, क्योंकि किसी ने किसी को तो डेबिट करा है, सेल्स क्रेडिट कर दी, वेजेस को डेबिट, वेजेस दिख रहा होगा उसमें, लेकिन पर क्या ये सही है? नहीं। तो जस्ट बिकॉज ट्रायल बैलेंस टैली डज नॉट मीन देयर आर नो एरर्स। पेपर में ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस टैली दैट मीन्स नो एरर, इज इट ट्रू? नो। इससे बस ये मतलब होता है कि भाई वन साइडेड एरर नहीं है। वन साइडेड समझते हो, एक ही में बस मिस्टेक, क्योंकि जब एक में मिस्टेक हो जाती है ना तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। जैसे अगर मैं यहाँ डालता ही ना, तो आप मुझे बताओ कौन सा लेजर मिस्टेक, तो दैट्स वन साइडेड, वन अकाउंट, ट्रायल मैच नहीं करेगा। लेकिन अभी जो कहानी हमने बनाई इस हिसाब से ये वन साइडेड है या टू साइडेड, तो द टू अकाउंट्स आर, एक तो वेजेस और दूसरा कैसे ठीक। अगर आप समझेंगे तो कायदे से अगर आपको समझाऊं तो वैसे तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सर ये लोकेशन है, यहाँ पे टू एरर आना चाहिए 100 रुपये, ठीक है, और वेजेस में क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, बायर। तो कहीं ना कहीं आपने, अगर मैं एंट्री के एंगल से बोलूं, मैंने एंट्री नहीं डाली, पर अगर बोलूं कैश टू एरर बोल सकता हूं, कैश टू एरर, और वो क्या हो जाएगा, एरर टू, तो एरर एरर तो कट गया, तो ले क्या रह गया, कैश टू वेजेस। पेपर में कैश टू वेजेस डाल सकते हैं सीधा, कोई दिक्कत वाली बात? मुझे बताइए, क्लियर है? बातें कनेक्ट हो गई आपको? आइए बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चंस पे चलेंगे और अब देखेंगे कि क्या चीज़ है, पर मेरे हिसाब से मुझे सब्सिडी को बतानी पड़ेगा आपको, और फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं बच्चे। आइए अगली हेडिंग डालिएगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है एक दो पॉइंट में करूँ, ठीक है, तभी आपको दिमाग में ना डिस्टर्ब होगा। आइए बच्चे, जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वही वाले देखने होंगे बच्चे, अभी हमने पॉइंट नंबर 3। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्योंकि जब तो स्टेज आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो क्या लिखा है, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी, कह रहा कैसे रेक्टिफाई कर, उसे कुछ बोला, ट्रायल बन चुका है, सस्पेंस क्रिएट हो रखा है, कुछ नहीं बोला, कौन सा स्टेज, स्टेज नंबर 1। क्या उसने कुछ बोला, बैलेंस शीट बन चुकी है 3 साल पहले की, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अगर कुछ नहीं बोल रहा तो कौन सा स्टेज हो जाएगा, स्टेज 1। आइए सबसे पहला थर्ड पॉइंट है, sum of 250 written off as depreciation on machinery, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगी कितने की, 250 की। मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूँ जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन मशीनरी, यहाँ दिमाग में होना चाहिए भाई एंट्री होती है, क्या बोल रहे हैं, नॉट बी टू डेप्रिसिएशन, लोकेशन बता पहले, जर्नल या लेजर, जर्नल, इसका मतलब क्या एंट्री डली हुई है, क्यों? ये कहाँ बोला कि उन्होंने मशीनरी को डेबिट करा हुआ है, लेजर है, हाँ
आप एक बार देखिए इधर, आपने जिन भी बच्चों ने जर्नल बोला तो आपके दिमाग में होगा कुछ की एंट्री कुछ और डल गई है, और मैं आपको बता दूं आपके दिमाग में क्या आया। आपके दिमाग में आया टू मशीनरी तो हुआ है और डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं हुआ, और मैंने इसलिए आपको लिखवा दिया कि ये मिस्टेक पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा। और आप जो सोच रहे हैं डेबिट मशीनरी, ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। एक चीज आपको प्रैक्टिस से पता लगी, तो बेसिकली जर्नल एंट्री में कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि अगर आप ये एनालाइज कर रहे हैं तो आप गलत एनालाइज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो ये बोलना चाह रहा है कि जर्नल एंट्री तो सही है, दिक्कत क्या हो गई, ये जो डेप्रिसिएशन का लेजर है उसको आपने डेबिट नहीं करा, लेजर में मिस्टेक। और अगर ऐसा हो गया है तो टू एरर डाल दो ना 250 रुपये। हाँ, ये देखो पॉइंट नंबर 3 का आंसर पढ़िए आप। समझ आया? अगला देखते हैं, पेमेंट ऑफ 75 और सैलरीज टू मोहन। पहले तो आप मुझे इतना बता दो, अब इसकी एंट्री बता दो। सैलरी टू, सैलरी टू मोहन, क्योंकि जो सेंटेंस के अंदर नाम आएंगे वो दो उठा लेंगे, एंट्री बना देंगे। और अगर सैलरी टू मोहन इन कैश लिखा होता तो सैलरी टू मोहन टू कैश, सैलरी टू कैश एग्जैक्टली। ठीक है, वो आदत छोड़िए, मोहन का नाम ले लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं। सैलरी पोस्टेड आ गया ना, तुम्हारी जिंदगी आसान कर दी क्वेश्चन ने, क्योंकि गारंटीड बात है लेजर इसके अंदर वो सैलरी में 2 बार कर दिया। मैं सारे लेजर नहीं बनाऊंगा, दिमाग चलाना। पहले मुझे बताओ, जर्नल में मिस्टेक है या लेजर में? कौन से लेजर? सैलरी का अगर लेजर ये टी शेप है तो आप मुझे बताइए, सैलरी के अंदर वैसे तो टू कैश जाना था 75, एक बार गया 2 बार गया? 2 बार, तो यहाँ डेबिट पे 150 आ गया, तो काउंटर क्रेडिट करूंगा कितने से? बाय एरर कितने से? 75 रुपए से। सुनने में और बिना आंसर देख के लिखने में बहुत फर्क होता है। बताइए, क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला नहीं देखना आपने बिल्कुल भी, बस इसके अंदर और कोई पॉइंट अभी ऐसा नहीं है जितना मैंने बताया वो। आइए, आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि अभी लास्ट पेज चल रही है, मैं ज्यादा नॉलेज ना दिखाते हुए मैं आपका पेपर के हिसाब से बताऊंगा। The following errors were found in the books of राम प्रसाद एंड सन्स। ओके, तो भाई ये जो बिजनेसमैन है इसका नाम है राम प्रसाद एंड सन्स, बहुत अच्छी बात है। गिव नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। 500 paid for furniture purchase has been charged to। आपके लिए जिंदगी में बहुत आसान पॉइंट बन सकते हैं सारे। जैसे कि मैं आपको बोलूं 500 का फर्नीचर परचेज करेक्ट, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मैंने क्या डाल दिया? तो रेक्टिफाइड एंट्री फर्नीचर टू परचेज। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अब मैं बात को अटका देता हूँ, क्योंकि जो चीज बोलनी है वो बोलनी है। आपको कैसे पता लगा ये मिस्टेक जर्नल एंट्री में? ये भी तो हो सकता है ना कि मैंने फर्नीचर टू कैश डाला हो और फिर मैंने लेजर परचेज पकड़ लिया। ये कैसे पता लग गया ये मिस्टेक जर्नल एंट्री? क्योंकि मेरा फोकस लोकेशन पे है, कहीं लिखा हुआ है कि चार्ज लिखा हुआ है, तो चार्ज का मतलब जर्नल एंट्री नहीं होता। हाँ, पोस्टिंग लिखा होता तो मैं लेजर पे कंफर्म एक वर्ड होता है बस। लेकिन क्या मैं ये नहीं कह सकता कि हो सकता है जर्नल एंट्री ठीक हो? इसका मतलब फोकस में रहिएगा, इसका मतलब मैंने एंट्री क्या डाली होगी? फर्नीचर टू कैश, क्योंकि जर्नल एंट्री सही। अब जब मैं लेजर पे गया तो मैंने कौन सा लेजर पकड़ लिया? परचेज को डेबिट कर दिया और फर्नीचर खाली। तो अब लेजर के एंगल से सोचिए, फर्नीचर खाली और परचेज वर्क है
डेबिट, फर्नीचर खाली पड़ा हुआ लेजर, और परचेज में कैसे लिखा हुआ आपने टू कैश मतलब डेबिट। एग्जैक्टली, टू एरर बाय एरर कर दोगे, एरर एरर कट जाएगा, तो ले लेके फर्नीचर के लेजर को डेबिट ही तो करा आपने, और परचेज के लेजर को क्रेडिट करा, तो फर्नीचर टू परचेज हमें भी तो सेम आंसर आ रहा है। तो चाहे ये जूम कर लीजिए कि ये मिस्टेक जर्नल एंट्री की है, चाहे ये जूम कर लीजिए लेजर की मिस्टेक है, आपका आंसर सेम। पेपर में इतनी लंबी बात करने की बात नहीं होती, ऐसे पॉइंट आएंगे तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, एंट्री के एंगल से ले सकते हैं। आपका क्या होगा ना, फर्नीचर टू कैश, परचेज टू कैश, क्रेडिट, अगले repairs paid were debited to building, करेक्ट एंट्री क्या है, करेक्ट एंट्री, repairs to cash, मैंने क्या कर दिया, फालतू का बिल्डिंग को डेबिट कर रहे हो, बिल्डिंग क्रेडिट करो, रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, क्लियर है। नीचे के सारे पॉइंट कर दीजिए रजिस्टर में, 3 4 5 6 7, तो कहीं अटकोगे तो बताइए। थर्ड हो जाएगा, करेक्ट एंट्री बता, आई मीन सीधा फाइनल एंट्री बताओ, रेक्टिफाइड ड्राइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंस। फालतू का लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दो, रेंट को डेबिट। टू पर्सनल अकाउंट, मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ, करेक्ट एंट्री क्या थी, सैलरी टू कैश, लेकिन मैंने क्या डाल दिया, क्लर्क टू कैश, मैंने क्या डाल दिया, हैज बीन डेबिट क्लर्क टू कैश, क्लर्क को डेबिट कर क्रेडिट कर दो, सैलरी टू क्लर्क। ऐसे जब आपको 10 पॉइंटर आएंगे तो उसमें से 2 3 पॉइंट ऐसे होंगे आसान में। हाँ क्या हुआ, ये नंबर तो बन गया। कौन सा वाला, 100 रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी, करेक्ट तो होना चाहिए था बैंक टू शाह, मैंने क्या कर दिया, बैंक टू शॉ, शॉ तो पिक्चर में ही नहीं है, शॉ को क्रेडिट, शॉ को कर दो डेबिट, शाह को कर दो क्रेडिट, शॉ टू शाह। लास्ट वाला टाइपराइटर डू ऑफ एक्सपेंस, आगे बेटे जो हो जाता है वो पेपर में नहीं आ रहा, जो नहीं हो रहे वही पेपर में नहीं। तो अब आपका एक लेवल डेवलप्ड है, तो अब मैं आपसे बात करूंगा सब्सिडरी बुक्स। आप बच्चों ने सब्सिडरी बुक वैसे प्रैक्टिस भी करा था, अगर ध्यान हो तो, याद है एक दिन बुला के करी थी ना प्रैक्टिस ईमानदारी से, याद आ रहा है।
लो का सब्सिडरी बुक कराया था यार, ठीक है। एनीवेज, सब्सिडरी बुक क्या होता है, ना पुराने जमाने की बात है, आज के टाइम पे सब्सिडरी बुक नहीं होती। लेकिन क्या होता है, बिजनेस के अंदर जब बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है ना, तो बार बार जर्नल एंट्री नहीं डालते। जैसे सपोज करो एक दुकान है, उसने अभी अभी 20 रुपए का कोई सामान बेचा, तो अकाउंटेंट डाल रहा है कैश टू सेल। जब तक वो एंट्री डालता 50 का और सामान बिक गया, कैश टू सेल्स। तो आप समझिए कि सब्सिडी बुक क्या होता है, लेकिन ना एंट्रीज बहुत ज्यादा होती है, बहुत क्लरिकल काम हो जाता है, अकाउंटेंट परेशान हो जाएगा। उसने बोला, मान लो एक अकाउंटेंट है, उसने बोला मैं सेल की एंट्री डालूंगा, मैंने कहा हाँ डाल ले। उसने कहा कितनी एंट्री डाली हो, मैंने कहा 5,000 बार सेल करा आज मैंने, कभी 5 रुपए का, कभी 10 रुपए का। कह रहा क्या कर रहे हो आप, मैं तो एंट्री ही डालता रह जाऊंगा। तो आप मुझे बताइए, होता है कि जो ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा होगी, उसको हम पहले एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसकी टोटल की एंट्री एक ही डालेंगे। तो ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बार बार होती है, तो पहले वो लिखते हैं। कौन कौन सी होती थी बच्चे, हाँ, सेल्स होती है, परचेज, तो इसको बोला भी क्या जाता है, सेल्स बुक। और अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो सेल्स रिटर्न बुक भी। देन यू हैव परचेज बुक, और दूसरी चौथी कौन सी हो जाएगी ये, परचेज रिटर्न बुक। उसके बाद बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और एक होती है। और मैं आपको ये बता दूं, परचेज परचेज ये जो भी है, ऑब्वियसली आपको इतना तो पता ही है, गुड्स की बात हो रही है। और ये किस पे बात हो रही है, उधारी, क्रेडिट। तो ये सारी बुक्स होती है जिनको सब्सिडी बुक बोला जाता है। अब इन बुक्स में मिस्टेक हो गई तो क्या होगा, तो पहले आपको मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा कि हाउ इट ऑपरेट्स, तभी हम उसको एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है जी। अच्छा सर, कैसे होता है सर, जैसे सपोज करो एक सेल्स बुक ले लेते हैं, ठीक है। मान लो एक कंपनी है, तो जब भी वो सेल करती है ना बच्चे, वो जर्नल एंट्री नहीं डालती। तो ये जर्नल एंट्री से पहले का प्रोसेस, जर्नल एंट्री डालने से पहले वो क्या कर रहे हैं, वो एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जर्नल एंट्री नहीं डाली, मान लो मैंने सेल करा है 5 रुपए का, मैं जर्नल एंट्री डाल रहा, मैं बुक बना रहा हूँ, और इस बुक को क्या बोला जा रहा है, सेल्स। अब यहाँ पे नाम लिखा जाता है कि हमने मिस्टर ए को बेचा, कितने यूनिट बेचे, 1,000 यूनिट, 5 रुपए के। मेरा आपसे सवाल, कैश पे बेचा या उधारी पे बेचा, उधारी, वरना सेल्स बुक में नहीं आता। तो आप मुझे बताइए टोटल सेल कितनी हो गई, 5,000। अब आप बड़े ध्यान से सोचिएगा, जैसे ही अभी मैंने कोई जर्नल एंट्री डाली नहीं, तो मैंने सिर्फ रजिस्टर में लिखा, और मैं क्या करूंगा, मैं ना ए का जो लेजर है, मिस्टर ए का, इसमें इसको कितने से डेबिट कर दूंगा, 5। साथ साथ डेबिट हो गए, अभी दिन खत्म नहीं हुआ। जैसे आज क्या डेट है, 21, 23 ऑफ, तो 23/4 को भी और भी सेल हुई, बी को सेल हुई, 1,000 यूनिट 3 के हिसाब से सेल कर, 3,000। अब मैं किसका लेजर बनाऊंगा, बी का, कितने से डेबिट करूंगा, 3। फिर 23/4 को ए को फिर सेल हुई, 500 यूनिट, 8 रुपए के हिसाब से, 4,000। और अब ए का लेजर अलग थोड़ा ना बनेगा, दोबारा डेटर बने। एंड मान लीजिए ऐसे मैं मल्टीपल कितने सारे लोग करता रहूँ, तो टाइम वेस्ट है। आप मुझे बताइए पूरा दिन एंड हो गया, और मैंने इसका टोटल कर दिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ गया बेटे 12। बहुत अच्छी बात। तो ए का जब आप बैलेंसिंग करेंगे, तो ए का बैलेंस कितना आ जाएगा, इधर 9,000, और इधर कितना, 3,000। तो यहाँ 9,000 कैरेट डाउन आ गया, यहाँ 3,000। ये समझ आ गया ना, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। और ये जो 12,000 है, अब मैं कौन सा अकाउंट खोलूंगा, सेल्स अकाउंट, और मैं इस टोटल को पकड़ूंगा, और आपके हिसाब से कौन सी जगह दिखा दूंगा, बाय डेटर्स, क्योंकि सेल्स तो क्रेडिट करना है। कितने रुपए से बच्चे, 12।
और उसके बाद मैं जब इसको बंद करूंगा तो कैरेट डाउन 12 बंद हो गए। आप मुझे बताइए, अब जब मैं ट्रायल बनाऊंगा तो सेल्स कितने से दिखेगी? 12,000। और ए और बी का लेजर, ए कितने से? 9,000। ये था एरर फ्री का, ठीक है जी। ये काम था एरर फ्री। और आपको एक सिस्टम सिखाया कि सब्सिडरी बुक में पहले बुक के अंदर जाता है, फिर काउंटर लेजर के अंदर जा रहा था पार्टी के, और टोटल होने के बाद सेल्स में जाएगा या परचेज में जाएगा, सेल्स रिटर्न में जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे से गलती से 12,000 की जगह इसका टोटल हो गया 11,000, क्या मिस्टेक नहीं हो गई? तो आप मुझे बताइए, यहाँ 12,000 की जगह क्या चढ़ा होगा? 11,000। और यही 11,000 क्या मैं कह सकता हूँ उधर 11,000 ही क्या होगा? मेरा ट्रायल मैच नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज अ वन साइडेड एरर और अ टू साइडेड एरर। वन साइडेड, बिकॉज द एरर इज ओनली एंड ओनली इन सेल्स अकाउंट। और आप मुझे बताइए, व्हाट इज द लोकेशन? क्या मैं कह सकता हूँ, आप लोकेशन बोलने को बुक भी कह सकते हैं, पर मैं आपको बोलूंगा लोकेशन दे दी आपके सामने। और आप मुझे बता दो, 11,000 रुपए से दिखा रखा है, मैं इसको ठीक कैसे करूँ? बाय एरर 1,000, और ये कैरेट डाउन आ जाएगा 12,000, और जो 12,000। कहने का मतलब ये है कि सब्सिडरी बुक का अगर टोटल गलत हो गया तो काउंटर पार्टीज में तो कोई मिस्टेक नहीं आएगी, लेकिन वो कंसर्न्ड लेजर, चाहे वो सेल्स हो चाहे परचेज हो, गलत हो जाए। और इसी से रिलेटेड 3-4 पॉइंट अब हम देखते हैं, जिससे अब आपको लैंग्वेज अब आपको समझ आएगी। ये देखिए, मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन में आपको छुड़वाया था। अब आप पढ़िए सबसे पहला पॉइंट, द टोटल ऑफ परचेज बुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, जिससे बेटे ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं आपको ये कहानी, उस कहानी को आप समझोगे तो ये पॉइंट समझ पाओगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ने हिंट दे दिया, टोटलिंग में मिस्टेक है। The total of purchase book has been undercast by, यानी कि परचेज बुक के अंदर आपने टोटलिंग 100 रुपए से कम करी, क्या इसकी वजह से क्रेडिटर गलत हुआ? नहीं। कहाँ मिस्टेक हुई? परचेज। तो परचेज अकाउंट में 100 रुपए से कम है, तो डेबिट साइड में तो कम होगा ना, तो क्या कर, टू है। आंसर देख लीजिए, आपको पेपर में नंबर ये 2 के आएंगे और अंडर स्टेटमेंट ऑफ इस चीज के मिलेंगे आप। क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो अगला आप बताइएगा। रिटर्न इनवर्ड बुक, ये भी बुक है, अंडरकास्ट बाय रिटर्न, अंडरकास्ट मतलब कम, तो टू एरर, क्योंकि सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट भी आएगा ना, तो वो कम है, तो टू एरर ही करो। समझ आ गया बच्चे? पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, 3 और 4 हमने करा था। वो कह रहे टोटल ऑफ बीआर बुक, टोटल वर्ड आ जाता है ना, थोड़ा क्लैरिटी आ जाती है उस पॉइंट में। और बीआर बुक हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट। टोटलिंग तो सही करी उसने, बीआर अकाउंट की दूसरी साइड डाली। एग्जैक्टली 3,000, क्योंकि बिल रिसीवेबल अकाउंट में जो 1500 डेबिट में जाना था वो क्रेडिट में चला गया, तो डबल साइड में डेबिट करूंगा। क्लियर है? अगला पॉइंट बहुत अच्छा होगा, एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी। तो आप समझिए, अगर क्रेडिट सेल टू हरी है तो वो सब्सिडरी बुक के थ्रू जाएगा, यानी कि सब्सिडरी बुक में पहले हरी का नाम लिखा जाएगा, मतलब कि उसका वो, और हरी के अकाउंट में कितना जाना चाहिए? 150, करेक्ट तरीके। ऑल्सो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक के अंदर तो मैंने हरी का नाम और 151 लिखा, वो क्या कह रहे हैं? हैज बीन पोस्टेड एज, पोस्ट करते टाइम कितने रुपए डाल दिए? कौन सा अकाउंट? पोस्टिंग तो दोनों में देखो, सेल्स बुक बनने के बाद टोटल नीचे भी जाता है,
और हर बार सेल्स बुक का पोस्टिंग उधर भी जा रहा है। पोस्टिंग दो बार हो रही है, एक तो कस्टमर पे भी होती है और नीचे टोटलिंग का भी पोस्टिंग होती है। ये कौन सा पोस्टिंग बात कर रहे हैं? टोटल की बात कर रहे हैं। जी, टोटल करोगे ना, ये तो जबरदस्ती की बात है चलो, पर जब तक टोटल नहीं लिखा तो आप टोटल कैसे मान लोगे इसको? ऊपर वाले पॉइंट देख लो, टोटल लिखा हुआ उसमें, तो टोटल हो रहा था, नीचे जा रहा था। यहाँ पे हुआ क्या है, लेजर में सेल्स बुक में तो जैसे मैंने 151 लिखा, पर जब मैं हरी के वहां गया, क्योंकि 1 to 1 में मिस्टेक है, ये टोटली मिस्टेक। तो सोचो हरी का जो लेजर है, इसको पता है डेबिट हो रखा है, आपको दिख रहा होगा टू एरर, टू रॉन्ग पोस्टिंग। कहानी मैं आपको बना रहा हूँ, उसके पीछे कुछ रीजन है, ऐसे नहीं बना रहा हूँ। कब टोटल का आ रहा है, कब 1 to 1 पोस्टिंग हो रही है, सबके पीछे कनेक्टेड बातें मुझे बताइए। क्लियर है बच्चे? चलिए फूल। तो टेक्निकली आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से, अभी खत्म नहीं हुआ ऑब्वियसली, लेकिन आपने टेक्निकली 80% तो बात हमारी हो गई। ठीक है, क्या वो एनर्जी है ना? नहीं क्या है? ठीक है, अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं सस्पेंस अकाउंट। लेकिन वैसे अगर सस्पेंस खत्म तो समझो खत्म, क्योंकि वो थर्ड वाला तो सिर्फ प्रैक्टिस का ही क्वेश्चन है, समझ रहे हो? सिर्फ सस्पेंस का आपको लेजर समझना है और उसके बाद तो खत्म ही है, फिर तो प्रैक्टिस रहेगी बस। 5 मिनट ब्रेक लेना है क्या? 5 मिनट का क्या ही करोगे ब्रेक क्या? हाँ, तो जल्दी जल्दी है, बेटे तोड़ो मत बेटे। गेट तोड़ रही है। हमारी क्या बात चल रही थी? सस्पेंस की। देखो भाई, बात इतनी सी है कि जिंदगी में सबसे पहले आप डालते हो जर्नल एंट्री, फिर आप बनाते हो लेजर, और फिर जो लेजर के बैलेंसेस होते हैं वही तो ट्रायल में जाते हैं। तो जैसे सपोज करो आपने सेल्स डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने परचेज डाल दिया, आपने रेंट डाल दिया, आपने फिक्स्ड एसेट डाल दिया, जो चीजें थी आपने डाल दी, और आपको लगा कि आपका ट्रायल पूरा है क्योंकि खाते इतने ही थे, आपने तो अपने हिसाब से डाल दिया। आप मुझे बताइए क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 100। डेबिट साइड 68। और जैसे ही आपको पता लगा 68, आप समझ गए कि कुछ मिस्टेक तो हो गई है, और फिर आपने ढूंढने की बहुत कोशिश करी। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूं, क्या मैं बोल सकता हूँ कि मिस्टेक अकर्ड? सबसे पहले ये बोल सकता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ तक आया मेरे दिमाग में क्या है, गलती तो हो गई है। अब अगर तो अच्छा, दूसरी बात, वन साइडेड या टू साइडेड? वन साइडेड तो गारंटीड है, यानी कि कोई ना कोई डेबिट या तो, अच्छा क्या मिस्टेक है, क्या मैं कह सकता हूँ डेबिट शॉर्ट है? पर ये भी तो हो सकता है क्रेडिट ओवरस्टेट कर दिया हो, गलती से सेल जितनी ना हो, सेल 68 की हो, मैंने गलती से 100 लिख दी हो, तो मैं ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो मिस्टेक है, ये क्या है?
क्या ऐसा हो सकता है कि टू साइडेड मिस्टेक भी हो? हाँ हो, पर वो ऐसे ट्रायल से नहीं दिखती, समझ रहे हो? लेकिन हाँ, अगर ट्रायल मैच नहीं हुआ तो एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि वन साइडेड एरर तो, अब आप मुझे बताइए, मिस्टेक हो गई, और अगर तो ये मिस्टेक मुझे मिल गई, जैसे सपोज करो मुझे पता लगा अरे फिक्स्ड एसेट 18 का नहीं है, फिक्स्ड एसेट इसमें 32 रुपए और जोड़ दूंगा तो फिक्स्ड एसेट 50 का, गलती हो गई तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं मिस्टेक हुई, और मिस्टेक नॉट आइडेंटिफाइड, मेरे को नहीं मिल रही सर कहाँ गलती हो गई। हो सकता है डेबिट साइड ज्यादा है, हो सकता है, सॉरी, हो सकता है डेबिट साइड कम है, हो सकता है क्रेडिट साइड ज्यादा है, हो सकता है थोड़ी बहुत आगे पीछे दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों में कुछ गड़बड़ चल रही, हो सकता है 4-5 वन साइडेड मिस्टेक्स चल रहे, कहां से बता दूंगा? तो हार के मैं एक लेजर क्रिएट कर दूंगा, कौन सा बच्चे? सस्पेंस क्रिएट तब करा जाता है जब गलती हो जाती है और गलती नहीं मिल रही, और मैं हार मानता हूं कि मेरे से मैच नहीं हो रहा। तो आप मुझे बताइए सस्पेंस कितने रुपए का होता है? तो दिस इज द ओरिजिन, ये जन्म हुआ है सस्पेंस का। सस्पेंस क्रिएट कैसे करा जाता है? जन्म होने की है कि एक तो गलती हो गई और गलती मिल ही नहीं रही। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जो 32 रुपए है, इससे क्या होगा मालूम है? आपका एक लेजर खुल गया जिंदगी में, और वो भी कितने रुपए का? तो डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड, और ये खत्म नहीं होगा जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि भाई इसको कहाँ भेजूं? ट्रायल बन गया ये, मान लो कि ये ट्रायल है, आपके हिसाब से आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रायल दिया है, सेल्स को ट्रेडिंग में डाल दो, आंसर इज, अच्छा हो सकता है ये कोई खर्चा है जो रिकॉर्डेड नहीं है, हो सकता है ये कोई एसेट है जो रिकॉर्डेड नहीं है, हो सकता है ये ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम हो, या हो सकता है ये ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी भी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या इसको पीएनएल में भेज के खत्म करा जा सकता है? नहीं। आपकी गलती आप पीएनएल में कैसे डालोगे? तो ये अगर क्योंकि डेबिट साइड पर है, या तो ये एसेट साइड पे जाएगा, या ये अगर एक क्रेडिट पर होता तो लायबिलिटी। बंद नहीं कर सकता मैं इसको, ये चलता रहेगा। और सर ये खत्म कैसे होगा? भाई सस्पेंस की मृत्यु होगी, when such one-sided error is rectified। अगर आप उन एरर्स को रेक्टिफाई कर दोगे तब हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं अरे सर मिल गया, सर गलती मिल गई 2 साल बाद, 3 साल बाद, या हो सकता है ट्रायल बनने के बाद मिल गया नहीं, ट्रायल तो बन चुका है ना, सस्पेंस आ गया, तो मुझे पता लगा सर हमने ना एक फर्नीचर को रिकॉर्ड नहीं करा, मतलब जो 32 रुपए है ना, एक फर्नीचर पड़ा हो 32 रुपए, मतलब ये भाई एंट्री हुई थी फर्नीचर टू कैश, एंट्री तो डाली मैंने, फर्नीचर में पोस्ट नहीं करा, कैश में कर दिया, तो इसलिए फर्नीचर का 32 नहीं दिख रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ, अब आप बोलोगे तो दिखा दो सर, तो ठीक है भाई, फर्नीचर डेबिट, क्रेडिट क्या कर दूं? सस्पेंस बंद, मोमेंट रेक्टिफाइड। लेजर बंद कैसे हो गया बेटे? आपने लिख दिया बाय फर्नीचर 32, और देखिए बैलेंस खत्म हो गया सर। जब मुझे पता नहीं था तो मैंने जर्नल एंट्री तो फर्नीचर टू कैश ही डाला हुआ, मैंने जर्नल एंट्री फर्नीचर कैश में, मेरे से मिस्टेक क्यों हुई, फर्नीचर के लेजर में नहीं डाला मैंने सिर्फ कैश को अपडेट किया, जिस वजह से डेबिट फ्लो ही नहीं हुआ, और वो मुझे मिला ही नहीं, क्यों नहीं फ्लो हुआ, तो मैंने इसलिए सस्पेंस,
मैंने खुद से सस्पेंस नहीं डाला, ये तो जब मेरे से हो नहीं रहा तो मैंने सस्पेंस डाला ट्रायल में जाके। समझ रहे? बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ले देके सस्पेंस की कहानी ये है। अब आप मुझे बताइए, क्या सस्पेंस स्टेज 1 में आ सकता है? जब ट्रायल ही नहीं होगा तो कैसे आ जाएगा? स्टेज 1 खत्म होने के बाद ट्रायल बनता है। अगर तो डेबिट गेम मैच हो गया तो सस्पेंस होगा ही नहीं, और अगर मैच ना तो क्या आ जाएगा? सस्पेंस। और ठीक अगर जब कर रहे होगे तो टू सस्पेंस बाय सस्पेंस अब आप करेंगे। अब आपको वैसे टू एरर बाय एरर करने की जरूरत नहीं पड़ी। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये आपकी सारी की सारी कहानी किस चीज की हो गई? सस्पेंस। आइए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद एक हमारा स्टेज 3 का एक देखेंगे, और सारी की सारी कहानी डन। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक ये क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और भी देख लेंगे चाहे इसके बाद। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग सस्पेंस। तो कह रहे सस्पेंस मत खोलो, मतलब स्टेज 1। और दूसरा क्या कह रहे हैं? ओपनिंग अप। अब आप मुझे बताइए, सेल्स बुक हैज बीन टोटल 100 शॉट। अगर सेल्स कम है और टोटल लिख दिया ना, तो सेल्स बुक का टोटल 100 कम है। तो अगर मैं विदाउट की बात करूं, विदाउट ओपनिंग पहला वाला, तो आप सोचिए सेल्स बुक का टोटल क्या होगा सेल्स अकाउंट में? सेल्स अकाउंट में बाय सेल्स बुक का टोटल 100 से कम गया होगा, तो यहाँ क्या लिख दूंगा? बाय। तो बस खत्म। वो जो बाय एरर है उसी की रिप्लेसमेंट है बस। एंड दैट मींस पहले आप देखिए बाय एरर लिखोगे आप, ये तो हो गया पहला वाला, ठीक है। और फिर सस्पेंस में क्या है? बाय सस्पेंस लिखा ना, तो एंट्री बताइए ना क्या होगी? सस्पेंस टू सेल्स। आप ये देखेंगे यहाँ पर suspense। अब आप सस्पेंस के एंगल से ही करिएगा, और मुझे बताइए अगला। रिकॉर्डेड एनीवेयर मतलब भाई जर्नल एंट्री नहीं डली, इसमें सस्पेंस आएगा क्या? तो नहीं आएगा, ना डेबिट और ना क्रेडिट, तो क्या बात का सस्पेंस आएगा? क्या एंट्री डलेगी? कहने से इधर सेल्स रिटर्न्स, तो क्या एंट्री डालो? सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी। ये देखिए, सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी। क्लियर? अगला देखिए, पहले तो बताओ गुड्स परचेज करें, लॉजिकली तो अगर ऐसे बोलूं परचेज बुक होनी चाहिए, और उसका भी नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए? तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और दूसरा किसका अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए? गुप्ता इनकम। ये देखिए दो इम्पैक्ट है ना, परचेज डेबिट होना चाहिए और गुप्ता क्या होना चाहिए? क्रेडिट। और ये क्या बोल रहा है? हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर। यानी कि आपने जब गुप्ता जी के अकाउंट में गए ना, आप इसको सब्सिडरी बुक ही मान लीजिए। इसमें कोई परचेज बुक में थोड़ा ना कोई गलती है, परचेज में तो टोटल जाता है। ये तो 1 to 1 चल रहा था, 250 गुप्ता के नाम पे जाने थे, गुप्ता को क्या करना था? क्रेडिट। क्या कर दिया उसको? तो डबल से क्या कर दूंगा? क्रेडिट बाय सस्पेंस, सस्पेंस टू गुप्ता इनकम 500। देख लीजिए, सस्पेंस टू गुप्ता 500। ओके, अगला देखो बच्चे, फर्नीचर परचेज करा आपने, फर्नीचर कोई परचेज बुक में जाता है? गलती होगी इनसे। पर वैसे अगर बोलूं फर्नीचर परचेज करते हो तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, गुलाब ब्रदर क्रेडिट। इसने कहा डाल दिया परचेज बुक में, यानी कि इसने परचेज को डेबिट कर दिया, और गुलाब ब्रदर को तो करा ही होगा क्रेडिट। तो ले दे के दिक्कत क्या हो गई? परचेज को फालतू में क्यों घुसा दिया? टू परचेज और डेबिट क्या? फर्नीचर, फर्नीचर टू
परचेज। क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। अगला जो पॉइंट है ये आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, इस पर अभी मैं एक बार होल्ड लगाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट है वो जो डिस्काउंट वाले, तो ये भी एक बार देखेंगे अभी, पर अभी डिस्काउंट को होल्ड लगाओ। आइए एक क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। सस्पेंस वाला समझ आ गया? एक क्वेश्चन और कराऊं या थर्ड स्टेज कराऊं? थर्ड स्टेज करा दूं, मतलब हो गया ना, कंफर्टेबल हो ना, मतलब वो पॉइंट्स तो देखो आएंगे और, लेकिन वो समझने पड़ेंगे, बट मतलब वो पॉइंट्स के अंदर है वो वाली चीजें, ठीक है। आइए थर्ड स्टेज के अंदर क्या है बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं थर्ड स्टेज का क्वेश्चन पूरा कर लेंगे, उसमें आई थिंक सस्पेंस का भी लेजर बनेगा और वो भी होगा। थर्ड स्टेज में सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बोलेगा ये गलतियां और ये गलतियां हुई थी पिछले साल, और अब आप इसको ठीक कर दीजिए। आप मुझे बताओ, अगर पिछले साल की गलतियां हैं और अगर आप ठीक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं सर, साल अगर बदल गया तो ये थोड़ी ना गलतियां ठीक नहीं करते, गलतियां तो ठीक करेंगे। और मान लो रेक्टिफाइड एंट्री बनी कैश टू सेल, मान लो एक उन्होंने बोला पिछले साल एक एंट्री दी कैश टू सेल, वो डाली ही नहीं, तो करंट ईयर में डाल दूंगा, क्या एंट्री डाल? नो, पहले करेक्ट, पहले एंट्री बताइए क्या डालूंगा, पहले नॉर्मल कैश टू सेल। अब इसमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा? ऊपर कोई बात नहीं है, क्वेश्चन पर आऊंगा। नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड विद पीएनएल एडजस्टमेंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है स्टेज 3। आइए अब हम स्टेज 3 का क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला, ये वाला वैसे सस्पेंस वाला है, ये वाला भी करवा दूंगा, लेकिन एक बार अब स्टेज 3 की बात करिए, तो आइए जरा स्टेज 3 की बात करें, और ये क्वेश्चन लिख के करेंगे बच्चे, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको सस्पेंस भी बनाना आ जाएगा, सस्पेंस का लेजर भी इसमें बन रहा होगा, तो वो भी बना लेंगे। चलिए अब एक लैंग्वेज देखिए। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस, द ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, इतना पढ़ के क्या लग रहा है, स्टेज 1 या स्टेज 2? स्टेज 2, क्योंकि ट्रायल बन रहा है तो वो तो ट्रायल से पहले का होता था, स्टेज 2 है, लेकिन आगे की लाइन से पता लगे लास्ट ईयर, पिछले साल तो स्टेज 3 है। और भाई ने करा क्या, रोट ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लो जी लो, डेबिट और क्रेडिट अगर मैच नहीं हो रहा था तो सस्पेंस बोलता है ना, उसने डिफरेंस को पीएनएल में भेजा, हो सकता है प्रॉफिट बढ़ गए इससे कम हो गए मुझे नहीं पता, पर उसने जो ट्रायल मैच नहीं हो रहा था उसके डिफरेंस को कहाँ भेज दिया, पीएनएल में। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोबारा हेड वो बता रहा है, 2 बार बता रहा है आपको कि स्टेज सही से आइडेंटिफाई करें। He appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following, और ये रही आपकी सारी की सारी मिस्टेक्स। एंड आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, क्या मैं स्टेज पे क्लियर हूं? स्टेज नंबर 3, ठीक है। आइए फर्स्ट, परचेज ऑफ स्कूटर was debited to convenience, आपने स्कूटर खरीदा, मोटर व्हीकल खरीदा, आपने स्कूटर भी बोल सकते हैं आप, लेकिन आपने उसको स्कूटर टू कैश करा या कन्वेंस टू कैश कर दिया। और आगे सुन लीजिए, अभी आपको नहीं पता पर मुझे पता है, नीचे डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो कन्वेंस लेके बैठ गए। तो आइए स्टेप बाय स्टेप ठीक करते हैं। आप मुझे बताइए इस पॉइंट का रेक्टिफाइड एंट्री क्या होना चाहिए? आई मीन एग्जैक्टली स्कूटर टू कन्वेंस, तो अगर मैं स्कूटर की जगह बस थोड़ा बेटर मोटर व्हीकल टू कन्वेंस बोलूं, 3,000 तो चलेगा, पहली चीज तो ये। बट अब मैं आपको दोनों चीजें साथ में लेके चलूंगा, पर सर आपसे एक मिस्टेक ये हुई है कि आपने मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा। ये एंट्री करने से यू हैव रिकॉर्डेड मोटर व्हीकल, गुड,
और कन्वेंस को खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा? नहीं करा, तो करना चाहिए आपको डेप्रिसिएशन चार्ज। तो मुझे बताइए डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू मोटर व्हीकल कितने रुपए बच्चे? 300। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एंट्री को मर्ज कर रहा हूँ। सर क्यों कर रहे हो बेटे? इंस्टीट्यूट ने करा हुआ। चलो वैसे छोड़ो, ये दो एंट्रीज हो गई, तो ये दो एंट्री आप अलग अलग कर सकते हो। अब मुझे बताइए मोटर व्हीकल टू कन्वेंस में कुछ चेंज करूं या ठीक है? इनमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा? पीएनएल एडजस्टमेंट। तो अगर मैं इन दोनों एंट्री को मर्ज कर दूं, जबरदस्ती की बात, आप ये दो एंट्री डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहली एंट्री हो गई मोटर व्हीकल टू पीएनएल एडजस्टमेंट, और अगली पीएनएल एडजस्टमेंट टू मोटर व्हीकल। पर अगर फिर भी पंगा डालूं तो ले दे के मोटर व्हीकल तो 2700 से डेबिट करा तुमने, और पीएनएल एडजस्टमेंट कितने से करा? That's not a one-sided error. देखेंगे क्या है। पहला पॉइंट क्लियर है? एंट्री डाल दीजिए अपने रजिस्टर में, डाल दिए। और अगला मैं ये क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस है, ये पॉइंट सिखा दिए मैंने आपको। आप मुझे बता दीजिए परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000, आप डालेंगे इसकी एंट्री। परचेज को ज्यादा दिखा दिया, suspense to purchase, and let me tell you purchase is a nominal account, suspense to P&L adjustment. सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। एंड प्लीज एक काम करिएगा, साथ में दो लाइनें मतलब एक पे छोड़ के सस्पेंस का लेजर बनाइए, साथ टी शेप बनाइएगा इस तरीके से। ये रहा सस्पेंस का अकाउंट, और अभी अभी आपने जो डाला मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने 10,000 डाला तो टू P&L एडजस्टमेंट। बस मेरा आपसे एक सवाल है, आपका ओपनिंग बैलेंस है? टेक्निकली ये तो खत्म करने की बात होगी, पर बैलेंस के नहीं लगा। आपको समझ आ रहा है ना, रिलेट हो रहा है ना क्वेश्चन? तो आप सिर्फ सस्पेंस में टू P&L एडजस्टमेंट डालो, क्या टेंशन वाली बात है, पोस्टिंग तो करा रहा हूँ आपको। अगले पर आप बस बेटे खत्म होने वाला है बेटा पूरा। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम P for 2000 entered as, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। हमने परचेज करा, किससे परचेज करा था? हमने P से, और हमने इसको क्या दिखा दिया? इसका मतलब आपने ना सेल बुक में दिखा दिया। मतलब जहां आपको P को क्रेडिटर बनाना चाहिए था, वैसे करेक्ट क्या होना चाहिए? अगर आप हो गया एडवांस हो P होना चाहिए, दो इम्पैक्ट में यही होना चाहिए, डेबिट P क्रेडिट। P2 सेल कर दिया, रेक्टिफाइड एंट्री है। ट्राई करिए, लिखिए एग्जैक्ट 3000 से P, और परचेज और सेल दोनों नॉमिनल है तो P&L एडजस्टमेंट। आराम से बनाइए, इसका खुद बनना चाहिए आपका ये। एंट्री डली P&L एडजस्टमेंट टू जाएगा सस्पेंस में, ये हो जाएगा ठीक है। पर अभी तुम वैसे सही जा रहे हो, जस्ट तुम्हें ऐसे ही बोल रहा हूँ, P&L एडजस्टमेंट का भी लेजर बनाओ ना,
तुम डेबिट कर रहे हो, फायदा नुकसान हो रहा है, क्रेडिट कर रहे हो, जरा जितनी भी एंट्रियां डाली है पीएनएल एडजस्टमेंट में लेकर बना दो। हम पे 80 प्लस प्लान है बेटे। आधे घंटे पहले कह रहा था 50 तक आ जाएंगे। ऑनलाइन में एक बच्चा रह गया बस, निखिल जी। नहीं, तुमने 3 से 4 क्लासेस का डेटा कर लिया ना आज। सेकंड में बोला थोड़ा एक दो बेंच से खाली हो जाते हैं, थर्ड में और लॉ के बाद ज्यादा का मतलब इंटर में तो बहुत ही मतलब शुरुआत में जितने होते हैं, और एंड में बहुत कम। हाँ, सीएमए का तो चले, बस तुम्हारे तो 300 प्लस आने चाहिए, 300 प्लस। दोनों जुड़वा भाई है, मुझे पता नहीं लगता कौन सा वाला है। डिनोमिनेटर में तो 400 है, उसकी चिंता मत करिए, 300 का कोशिश करो। ठीक है, एनीवेज पीएनएल एडजस्टमेंट में कितना डाल दिया? उससे पहले भी आए थे, मोटर व्हीकल वाला भी डाल दो। डाल दिया ना? बोलने के बाद डालते हो, अपना खुद का दिमाग चला लिया करो। मोटर व्हीकल डाला तुमने? ऐसे आएंगे 90। 5 और बढ़ा दिए, 10 मिनट पढ़ा दिया तो ये तो चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर लेगा ये। 95 कितने बच्चों के मिला के बोल रहा है? 2 तक तो ठीक था बेटे, पास तो हो जाना कम से कम अकाउंट। ठीक है, बैनर लगे। Receipt of cash from A was posted वर्ड बहुत बढ़िया होता है, मतलब लेजर के अंदर लिखा है तो ये होगा मिस्टर बी। आपको कैश मिला ए, आपने एंट्री डाली कैश टू ए, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं थी, बस ए के अकाउंट में जाना था, आपने बी के अकाउंट में डाल दिया। यानी कि कैश टू ए था तो टेक्निकली तो ए के अकाउंट में बाय कैश होना चाहिए था, पर आपने बी के अकाउंट में बाय कैश कर दिया, आपको क्रेडिट कर दिया बी को, डेबिट। एंट्री के बाद बी टू ए खुद बननी चाहिए आपकी एंट्री, ट्राई करें। बी टू ए होना चाहिए, एंट्री बननी चाहिए खुद की। एग्जैक्टली, नो नीड ऑफ सस्पेंशन। हर उस पर वो नहीं होता कि कही क्लियर है। ओके, अगला पॉइंट पढ़ना बच्चे। और कौन सा पॉइंट कर रहे थे हम लोग? रिसिप्ट ऑफ कैश was posted to debit of his account। तो वैसे तो बैंक टू सी होना चाहिए था, पर सी को डेबिट कर दिया तो सी को डबल से क्रेडिट करूंगा और डेबिट कर दूंगा सस्पेंस, सस्पेंस टू सी। सस्पेंस के लेजर में भी डाल दीजिए प्लीज। छा गए बेटे, आप छा गए। 98, बस रुक जाओ बेटे, इससे ज्यादा मतलब इतने तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, अब थोड़ा
आईसीआई की कमेटी बैठ जाएगी बेटे, क्या हो रहा है? हाँ, आपको ये बात की चिंता है कि इतने आ गए तो? चलिए, अगला जो पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट ऐसा है जिसमें ना तो जर्नल एंट्री पे मिस्टेक है, ना लेजर में, ट्रायल में मिस्टेक। ड्यू बाय मतलब, हाँ देखो, एक होता है ड्यू टू, ड्यू होता है कि मैंने उसको पैसे देने हैं। एक होता है ड्यू फ्रॉम, फ्रॉम होता है मैंने उससे लेने हैं। ड्यू बाय है फ्रॉम ही, डेटर, मिस्टर क्यू क्या है? डेटर। तो क्या कह रहे हैं, मतलब वो ट्रायल, देखो लेजर वेजर सब बने हुए हैं लेकिन ट्रायल में नहीं गया। यानी कि क्यू डेबिट साइड पे आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था ट्रायल पे? नहीं आया। तो मुझे बताओ, अगर मुझे उसको दिखाने तो क्या करूंगा? क्यू टू सस्पेंस, समझ रहे हो? क्योंकि मैंने डेटर रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अगला बहुत ही आसान है, सेल ऑफ गुड्स टू आर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ये आर टू सेल्स, और सेल्स की जगह आर टू पीएनएल एडजस्ट। पॉइंट नंबर 7 डाल दीजिएगा, आर टू पीएनएल एडजस्ट। अगला मैं नहीं बोलूंगा, देखते हैं आप क्या करें। परचेज कितने की है? 2395। रॉन्गली पोस्टेड एज, पोस्टेड का मतलब लेजर मिस्टेक। कौन से लेजर? एग्जैक्टली, हालांकि लिखा नहीं हुआ, पर एक कॉमन सेंस की बात है कि परचेज की बात ही कर रहा होगा। तो परचेज को आपने ज्यादा दिखा दिया, कम दिखा दो। टू परचेज, डेबिट कर दो, सस्पेंस, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्ट, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्ट। 198 190। बस बेटे यही क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए। 98 का पता नहीं, 10 नंबर तो ये बता। दो तीन अटेम्प्ट में ही अभी ऐड हुआ है ये, पुरानी अटेम्प्ट के देखोगे तो उसमें नहीं होगा। अच्छा हाँ, वैसे कह रहे हो आप, हाँ मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, एक ही क्वेश्चन है ऐसा आता है जिसमें बोनस भी हो, राइट भी हो, और शेयर कैपिटल भी हो सकता है डल जाए, या फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डल जाए, तो वो एक साथ आ जाता है। बैलेंस शीट में ऐसा मेरा बोलने का कुछ नहीं है, फॉर्मेट है बस। है? यार देख, शेयर कैपिटल वाले के अंदर कभी कभी वो बोल सकते हैं, पर उसमें ऐसा ठीक है, इनपुट नहीं है मेरे पास, ऐसे ही बता दूंगा, थ्योरी वाले दिन बता दूंगा, पर मतलब 5 मिनट का ही है कि वो फॉर्मेट में इक्विटी दिया होगा। हाँ हाँ, कैपिटल वाला, हाँ, वो मैं बता दूँ, वो मैं बता दूँ। तो मुझे 5 मिनट गए, मेरे स्क्रीन पे पर हुआ है। चलिए एनीवेज, अच्छा अब हमने सारी चीजें डाल दी। अब आप जरा सस्पेंस का लेजर, अच्छा सबसे पहले ना पीएनएल एडजस्टमेंट बंद कर दो, पीएनएल एडजस्टमेंट, और मुझे बैलेंस बताइए। 10898, इसका मतलब पता है आपको? जब भी मैं क्रेडिट साइड में दिखा रहा हूँ, मतलब मैं इनकम बुक कर रहा हूँ। हाँ जी, जब भी मैं क्रेडिट, एक बार बताओ पीएनएल एडजस्टमेंट क्या नॉमिनल अमाउंट ही है, क्रेडिट का होता है, फायदा कैपिटल को बढ़ाता है, और इसलिए रॉय का कैपिटल बढ़ गया है, बिकॉज़ प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर।
अमाउंट है और प्रायर पीरियड आइटम जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है पुराने सालों की गलती जो करंट ईयर में आइडेंटिफाई करी जाती है उसे प्रायर पीरियड आइटम बोला जाता है। तो मैं आपको लिखवाऊंगा जब थ्योरी के नोट्स लिखवाएंगे तो प्रायर पीरियड आइटम का मतलब लिखा है। वैसे इंटरमीडिएट में होता है ये प्रायर पीरियड मतलब एक आइडिया है। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा सस्पेंस की बैलेंसिंग फिगर बताइएगा। 10698 कौन सी साइड पे कहने से दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। बिल्कुल लिखना मत बट का सुनिएगा जरा। ये 10698 आ रहा है ना आपका कुछ रीजन 10698 आ रहा है कहने से दिस इज द ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब जब हमने ट्रायल बनाया होगा जिंदगी में मिस्टर रॉय ने तो उसका सस्पेंस ये बना रखा मैंने कौन सी साइड पे उसे लिखना चाहिए था क्रेडिट साइड पे और क्या वर्ड लिखना चाहिए था उसे भाई तेरा मैच नहीं हो रहा था 10,698 का गैप आ रहा था क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही थी ज्यादा आ रही थी कम आ रही थी कम आ रही थी तभी तो क्रेडिट साइड को भरा मैंने तो तभी तो मैंने यहाँ पे ये लिखा। लेकिन मेरा आपसे सवाल क्या उसने सस्पेंस लिखा या पीएनएल लिखा और उसने पीएनएल क्रेडिट करने का मतलब उसने तो प्रॉफिट बढ़ा दिए और प्रॉफिट बढ़ गया तो कैपिटल बढ़ गया। इसका मतलब रॉय का कैपिटल या रॉय का पीएनएल जो मर्जी बोल लो बढ़ा हुआ आ रहा है रॉय का कैपिटल बढ़ा हुआ आ रहा है तो रॉय का कैपिटल कम कर दो। कैसे कम कर दे रॉय के कैपिटल को डेबिट कर दो। डेबिट का मतलब बाय रॉयस मतलब जब मैंने ट्रायल बनाया हुआ क्रेडिट साइड में होगा तभी तो यहाँ लिखूंगा लेकिन मैंने सस्पेंस में डाला नहीं था मैंने पीएनएल में डाल दिया मैंने उसका कैपिटल बढ़ा दिया पीएनएल बढ़ा हुआ कैपिटल कैपिटल कम कर दो रॉय का कैपिटल ये सारा ऑल क्लियर टिल है बंद कर दीजिए इसको और ये बना दीजिए जो मैंने बनाया हुआ है कॉपी बंद नहीं करनी थी लेजर को बंद करने को बोला था। आ गए बेटे आप 2 घंटे में पूरा रेक्टिफिकेशन विद प्रैक्टिस करा हमने मतलब क्लास में बस मैं 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ लेकिन हमने 3-4 क्वेश्चन करे 3-4 क्वेश्चन और कराता हूँ करने हैं वो 3-4 क्वेश्चन अभी नहीं नहीं तुम्हारा चलेगा सीएमए का असाइनमेंट और जॉइंट वेंचर पहले जॉइंट वेंचर चला देखता हूँ वो चीज मेरे पास टीटीएस में मतलब कल भी टाइम है 12 बजे क्या कह रहे हो सकता है कल बुला लो हो सकता है कल बुला लो 12 बजे जॉइंट वेंचर में 2 क्लास कंसाइनमेंट के अंदर 3 क्लास 5 क्लासें हैं ओके आपको ध्यान है मैंने एक डिस्काउंट वाला छुड़वा दिया था वो तो बेटे सुन के जाना चाहिए ना। चलिए आप सभी बच्चों को कैश बुक पता है 11वीं क्लास में तो कैश बुक के अंदर 2 कॉलम होते हैं एक कैश का एक बैंक का इसको बोलता था 2 कॉलम कैश सिंगल कॉलम कैश में सिर्फ कैश होता है 2 कॉलम में कैश और बैंक होता है और एक 3 कॉलम भी होती है जिसमें डिस्काउंट ये मैंने आपके सामने 3 कॉलम कैश बुक ऐसी बना रखी ठीक है जी। अब ये क्या होता है
कि सपोज करो, मान लो मैंने 100 रुपए की सेल करी, कैश की सेल करी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्या सर ये भी सब्सिडरी बुक की तरीके है? हाँ बेटे, कैश बुक का हमने नाम लिखा हुआ था सब्सिडरी बुक, तो सिस्टम वही है कि पहले यहाँ सही बात, सब्सिडरी बुक है ये। तो आप मुझे बताओ, सपोज करो मैं अपनी दुकान से मैंने 100 रुपए की सेल करी, मान लो ये मैंने बेच दिया, ठीक है, ये लैपटॉप का नीचे स्टैंड होता है, मैंने बेच दिया 100 रुपए। मुझे बता दीजिए 100 रुपए आ गए और सेल हो गई, अब डालूंगा नहीं, कैश बुक में जाएगा। तो आप देखिएगा कैश वाले कॉलम में 2 से लिख के कितने रुपए बढ़ा दिए मैंने, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर एक बंदा आया, उसको मैंने 5,000 की सेल करी और उसने मुझे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, यूपीआई ट्रांसफर कर दी, तो एंट्री क्या होगी वैसे? बैंक टू सेल। तो आप देख ही रहे हैं कि बैंक के कॉलम में सेल्स बढ़ गया 5,000। अब मैं आपसे मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो मान लो मैंने आपको 100 रुपए का उधार दिया, तो कोई बात नहीं, तो आप मुझे बताइए, जब मैंने सेल कर दी तो मैं एंट्री कर डालूं डेटर टू सेल, इसमें कहीं कैश बुक इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा, कैश बुक इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये अगले दिन आया, सेल करने के बाद भी तो डिस्काउंट होता है, तो एक चीज सोचिए, जब मैंने इसको सेल करी, मैं एंट्री क्या डालता हूँ? डेबिट से नाम अकाउंट डेबिट टू 100 रुपए की सेल करी, एंट्री क्या होगी? बैंक में 90, डिस्काउंट 10। तो अब आइए जरा, बैंक में आया 90, डिस्काउंट में आया, डिस्काउंट कॉलम भर गया ना आपका। और जब, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बोलता मैं तो सही रहता, 1 मिनट रुक जाना, मतलब इसी एग्जांपल को बस मैं जर्नल एंट्री के थ्रू और बोलना चाह रहा हूँ। मान लो मैंने जब सेल करी थी, तो मैंने एंट्री क्या डाली थी बच्चे? मिस्टर ए टू, और आप इस पे भी आपत्ति उठा सकते हैं, आप कह रहे सर जब उधारी की सेल है तो एंट्री कैसे डाल रहे हो? सब्सिडी बुक में डाल दो, जा सकते हो ना यहाँ तक बात? ये लो, मैं कोई आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं बढ़ाया, बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे रह सकता हूँ। अगर मैंने इसको उधारी पे बेची है, तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कौन सी बुक में जाएगा? सेल्स बुक में। और ये जो ए को अगर मैंने बेची है, कितने रुपए का सामान? 100 रुपए का, तो ए तो मेरा डेटर बन गया ना जी 100 रुपए से, हो गया ना यहाँ तक? अब आप मुझे बताइए, जब वो मुझे पैसा देगा तो मैं कोई एंट्री डालूंगा? नहीं, क्योंकि जब मुझे पैसा दे रहा है तो कैश बुक में जाएगा। जब मैं अभी से कर रहा हूँ तो सेल्स बुक में उधारेगा, जब पैसा मिलेगा तो मैं एंट्री थोड़ा ना डालूंगा, कैश बुक में डालूंगा। और आप मुझे बताइए कैश बुक में मैं कौन कौन से कॉलम में डालूं? एक तो 90 रुपए मेरे बैंक में आए, और 10 रुपए का, क्योंकि आप अपने दिमाग में एंट्री भी बना सकते हैं, क्योंकि एंट्री क्या होगी? बैंक टू, यहाँ तक क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, ये वाला जो डिस्काउंट है, कैन आई से दिस इज एन एक्सपेंस? ठीक है, और ऐसे ही मैं बहुत सारे लोगों को पेमेंट भी करता हूँ। मान लो अगर मैंने किसी परचेज करा, मैं फटाफट बोलूँगा, मैंने परचेज करा किसी से, तो मैं एंट्री क्या डालता हूँ? परचेज टू ए, और अगर उसको पेमेंट थोड़ी सी करूँगा, मतलब डिस्काउंट लेके, तो क्या कर दूंगा? ए को पूरा खत्म करूंगा, टू बैंक टू डिस्काउंट, तो वो उधर चला जाएगा। यानी कि डेबिट वाला जो डिस्काउंट है वो मेरा खर्चा है, क्रेडिट वाला जो मेरी इनकम है। जब यहाँ पे सारा डाल दूंगा तो ही तो कंसर्न्ड अकाउंट्स में, लेजर्स में जाऊंगा, क्योंकि पहले एंट्री किस में जा रही है? कैश बुक के अंदर।
ठीक है, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं थी, पर अब मैं बताया अब आपको। अब हम पॉइंट पढ़ेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक, मतलब मैंने किसी को पेमेंट करनी थी। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? एक्सपेंस की इनकम। इनकम तो इनकम कब होगी? मैं पे करूंगा डिस्काउंट, मैं दे थोड़ा रहा हूँ किसी को डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मिल रहा है क्यों? क्योंकि मैंने किसी को पेमेंट करनी हो। तो सबसे पहली बात कि डिस्काउंट रिसीव्ड आपके दिमाग में इनकम है। किससे डिस्काउंट मिला आपको? नॉट बी एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ, यानी कि जो कैश बुक है तुम्हारे हिसाब से ये वाला डिस्काउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए था या क्रेडिट साइड पे होना चाहिए? क्रेडिट पे होना चाहिए, और ये रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या निकला? यानी कि ना तो आपने डिस्काउंट बुक करा और ना ही रेड एंड ब्लैक को भी आपने कम करा, क्योंकि जब सब्सिडरी बुक में ही नहीं घुसा तो रेड एंड ब्लैक कैसे कम कर लोगे आप? जब आपने 15 रुपए का डिस्काउंट ही नहीं डाला, सोर्स बुक में नहीं डाला, तो डिस्काउंट नहीं डाला तो आप कहोगे हाँ सर 2 डिस्काउंट होना चाहिए था, नहीं हुआ। रेड एंड ब्लैक ठीक कर दिया होगा आपने, कैसे कर दोगे उसको ठीक? क्योंकि जब डिस्काउंट मिल रहा है पहले यहाँ भी जाएगा वहां भी जाएगा, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी? रेड एंड ब्लैक टू। ये आपको मुझे बस इतनी बात समझानी थी कि भाई जब डिस्काउंट कॉलम में नहीं गया तो ना तो डिस्काउंट अपडेट हुआ ना, क्योंकि पहले हमेशा सब्सिडी बुक में घुसती है कोई चीज, फिर वो आगे स्प्रेड होती है बात। जब आपने सब्सिडी बुक जो कि कैश बुक में डिस्काउंट नहीं डाला, तो काउंटर रेड एंड ब्लैक को कैसे कम कर दोगे? बताइए, क्लियर है? अगला पॉइंट और बस फिर खत्म है। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन, आपने डिस्काउंट दिया है, यानी कि सोचिए कैश बुक में 2 जी मोहन आ जाता और डिस्काउंट वाले में कितने रुपए लिख देता? 18। ऐसे तो होता है। हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द, एंटर नहीं करा। लेकिन आगे देखिए अगर सिर्फ इतना होता तो ना तो जी मोहन अपडेट हुआ ना डिस्काउंट अपडेट हुआ, पर इस क्वेश्चन ने आगे बढ़ा दी बात। द अकाउंट ऑफ जी मोहन हाउएवर इज करेक्टली, अगर जी मोहन का अकाउंट ठीक पूछ लो, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? जो कि क्या रह गया? डेबिट होना क्रेडिट होना? डेबिट होना, तो डिस्काउंट टू सस्पेंस। और अगर ये स्टेज 1 है तो डिस्काउंट वाले में 2 एरर। तो आप देखेंगे आखिरी वाले केस में, क्योंकि ये 1 साइडेड वाला एरर हो गया और ये क्या लिखा हुआ है? 2 एरर। और अगर सस्पेंस वाला होता तो डिस्काउंट टू, कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? वेरी 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 गुड। जाते जाते पॉइंट नंबर 7 देख लीजिए। खत्म, खत्म बेटे खत्म। हाला फॉर अ रीजन, महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर। अटेम्प्ट कर, अभी 98 तक लाओगे यार, थोड़ी हरकतें भी तो वैसी रखो। इसमें न्यू थोड़ा, और पैटर्न वो नहीं, अब लोग थोड़े इरिटेट हो गए, डिफेंस ही करता है। बट वैसे न्यूजीलैंड से जब हारे थे ना वर्ल्ड कप, तो नहीं मारे। हाँ हाँ, क्या है ये पॉइंट वैसा वाला ही है ये, तो भी है। ठीक है, हैज नॉट बीन एंटर्ड डिस्काउंट, इसका मतलब हाँ, तो अगर सिर्फ यही तो होगी बात, ना तो डिस्काउंट के अंदर 30 में गया, एंट्री क्या कर देता डिस्काउंट टू 30, लेकिन इसने क्या बोल दिया? The amount has been posted correctly to the credit of personal account। संदेश को तो क्रेडिट सही है, तो क्या है डिस्काउंट टू डिस्काउंट वाले टू है सही है। तो सर आपका सारा का सारा रेक्टिफिकेशन विद 100% कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट।
घर जाके इसको जरूर आज ही कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ आज ही खत्म करना, और पीवाईक्यू से भी देख लेना, 10 नंबर का जरूर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत नहीं कॉस्ट नहीं, ऐसा नहीं है।